नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ ऑफ इंडिया सत्य में जयते में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे राजनेता के बारे में जानेंगे जो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार में उन्हें नन्हे कहकर बुलाया करते थे। उन्हें नन्हे इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि वो बहुत ही नटखट थे। जब उन्हें नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से उनके पिता का निधन हो गया और उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्ज़ापुर चली गई। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया। अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय बन गया। 1928 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनका राजनीतिक जीवन। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के दिनों आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह से उलझता देख जैसे ही नेताजी ने आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की और दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का आदेश किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खाना पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन में गांधीवादी नारे को चतुराईपूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शकों में पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद वल्लभ पंत के अतिरिक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। इलाहाबाद में रहते हुए ही नेहरू जी के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद शास्त्री जी का कद निरंतर बढ़ता चला गया। एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियों को चलते हुए वे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुँचे और इतना ही नहीं, नेहरू के निधन के पश्चात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री भी बने। उनकी साफ सुथरी छवि के कारण ही उन्हें 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है
और वे ऐसा करने में भी सफल रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यावहारिक और जनता की आवश्यकता के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश हम पर आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर सायं 7:30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरानुसार राष्ट्रपति ने आपातकाल बैठक बुला ली, जिसमें तीनों रक्षा के प्रमुखों व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। सहयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ। तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तुस्थिति समझाते हुए कहा कि सर, हम क्या करें, क्या हुक्म है। शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू जी के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा देते हुए इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा दिया और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने भी कभी सपने में नहीं की थी। भारत पाक युद्ध के दौरान 6 सितंबर को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद के नेतृत्व में इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तान के बहुत बड़े हमले का डटकर मुकाबला किया और इच्छोगिल नहर भारत और पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी। इस हमले में खुद जनरल प्रसाद के काफिले पर भी भीषण हमला हुआ और उन्होंने अपना वाहन छोड़कर पीछे हटना पड़ा। भारतीय थल सेना ने दूनी शक्ति से प्रत्याक्रमण करके बरकी गांव के समीप नहर को पार करने में सफलता अर्जित की। इससे भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने की सीमा के भीतर पहुंच गई। इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकलने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की थी। आखिरकार रूस और अमेरिका की मिलीभगत से शास्त्री जी पर जोर डाला गया। उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलवाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमेशा उनके साथ जाने वाले उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसलाकर इस बात के लिए मनाया गया कि शास्त्री जी के साथ रूस की राजधानी ताशकंद न जाए, और वे भी मान गई। अपनी उस भूल का श्रीमती ललिता शास्त्री को मृत्यु पर्यंत पछतावा रहा। जब समझौता वार्ता चल रही थी, शास्त्री जी की जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर है, परंतु जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर लिए गए। उन्होंने कहते हुए हस्ताक्षर किए थे कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे, पर ये ज़मीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो गई। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है कि वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी। कई लोग तो उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते। शास्त्री जी को उनकी सादगी और देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोल दिया था। इस अप्रत्याशित आक्रमण को देखकर अमेरिका ने लाहौर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्धविराम की मांग की थी। ये भारत की ताकत थी। शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का, जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं, मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई। पहली इंक्वायरी राजनारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई, ऐसा बताया गया। मजीब की बात यह है कि इंडियन पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। ये भी आरोप लगाया गया कि शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। 2009 में जब ये सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर आर्यन चुग और कुछ रूस के कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच की थी, परंतु सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से जब इसकी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने भी अपनी मजबूरी जताई। शास्त्री जी की मौत का ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिल पाया।
और शास्त्री जी जैसा दूसरा प्रधानमंत्री हमारे भारत में आज तक कभी ना हुआ है ना होगा। ये थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जीवन गाथा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।